वेलकम टू गोल कंपास। आज तो हमारा चलते हम नेक्स्ट ईडीएम की तरफ जो 1421 से है। पुल द वूल ओवर समवन्स आईज। क्या है? पुल द वूल ओवर समवन्स आईज का मतलब क्या है? टू डिसीव समवन बाय हिडिंग द ट्रूथ। मतलब आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। इसका मतलब क्या है? पुल द वूल ओवर समवन्स आईज का मतलब है किसी को क्या करना? धोखा देना या हिडिंग द ट्रूथ। तो हम इसे याद कैसे करो? इसका ओरिजिन 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में पुरुष अक्सर नकली बालों की विग पहनते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? ऊन कहा जाता था। जब कोई चोर किसी को लूटना चाहता था तो वह पीछे से उसकी विग को खींचकर उसकी आंखों के आगे कर देता था, ताकि वह कुछ न दिखे और वह भाग सके। यहीं से मुहावरा बन गया है, याद हो गया है। मतलब क्या करते थे? 19वीं सदी में जो यूरोप और अमेरिका के पुरुष है ना, वो एक जो बालों में, चेहरे में जैसे बालों में लगाने के लिए विग पहनते थे। मतलब विग होती है नकली बाल, ठीक है। अब उस नकली बाल को क्या करते थे? कोई चोर थे तो अगर मान लो किसी से चोरी करनी थी तो उसको, वो विग होती थी ना, तो वो उसके मुंह पर ऐसे कर देते, आगे कर देते थे ऐसे, तो उसे कुछ नहीं दिखता था। और उसके पास जो होता था जो उसे लेकर भाग जाते थे, तो वहीं से मतलब जो सामान है, तो मतलब किसी को उसको धोखा दे के भाग गया और फिर दिखाई नहीं देता था, वहीं से आया है। तो याद करने की तरीके देख लो इसकी। फूल, फूल का मतलब ही क्या होता है? ऊन और आईज, मतलब आंखें होती है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपकी आंखों पर ऊन की मोटी पट्टी बांध दी है। अब आपको कुछ नहीं दिखेगा और वो कुछ भी आसानी से धोखा दे सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लो। डोंट ट्राई टू पुट द वूल ओवर माई आईज, आई नो वेयर यू वर लास्ट नाइट। मतलब मेरी आंखें में मत धूल झोंकने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कहाँ थे रात को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1422। पुट ए स्पोक इन समवंस व्हील। पुट ए स्पोक समवंस व्हील, इसका मतलब होता है रोड़ा अटकाना, काम में बाधा डालना। मतलब टू prevent someone from carrying out a plan, टू prevent someone from carrying out a plan। मतलब इसका है रोड़ा अटकाना, किसी को रोकना, कहाँ से? जो उसका प्लान है वो कर रहा है वहीं से। पुट ए स्पोक इन समवंस व्हील है, उसका मतलब ये है। अब इसको याद कैसे करो? इसकी ओरिजिन देखो। पुराने समय में जब लकड़ी के पहिए की वाली गाड़ियां, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ढलान से नीचे उतरती थी, तो उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए पहिए की तीलियों में स्पोक, पहिए की जो तीलियां स्पोक्स है ना, के बीच में एक लकड़ी का एक बड़ा डंडा फंसा दिया जाता था, ताकि पहिया घूमना बंद करे और गाड़ी रुक जाए, ठीक है। तो वहीं से आया ये, ठीक है भाई। एक्सप्लेनेशन डिटेल बता। तो क्या ऐसे करने से पहिया घूमना बंद हो जाता था और गाड़ी वहीं रुक जाती थी। बाद में इस प्रक्रिया का उपयोग किसी के आगे बढ़ते हुए काम या योजना को जानबूझकर रोकने के संदर्भ से भी हो गया, ठीक है। याद करने की ट्रिक देख लो इसमें। व्हील यानी पहिया, जो आपके जीवन या तरक्की की गाड़ी का प्रतीक है, ठीक है। और स्पोक यानी पहिए की तिल्ली या डंडा, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और कोई पीछे से आपकी साइकिल के पहिए को लोहे की राड डाल दे तो आप गिर जाएंगे, वहीं से ये रोड अटकाने में काम आने लगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार आप। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली
until the sudden rain put a spoke in a overwheel। इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली until the sudden rain put a spoke in overwheel। मतलब इसका है मतलब है सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था जब तक अचानक हुई बारिश ने हमारे काम में रोड़ा नहीं अटका दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा 1423 है। पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू इसका मतलब क्या है? समाप्त करना, क्या करना? रोक देना। ठीक है, टू कोज समथिंग, टू स्टॉप और फिनिश। पुट एंड एंड टू का मतलब ये है। ये मुहावरा कहाँ से आया है? यह मुहावरा किसी ऐतिहासिक कहानी से नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा के व्याकरण और प्राचीन लेखन पद्धतियों से आया है। पुराने समय में जब राजा महाराजा कोई नया कानून बनाते थे या कोई कहानी लिखी जाती थी तो उसके अंत में आधिकारिक रूप से द एंड की मोहर लगाई जाती थी। तो किसी भी चल रही प्रथा, लड़ाई या प्रक्रिया के आगे एंड को ला कर रख देना पुट एंड इस बात का प्रतीक था कि अब आगे कुछ नहीं होगा। तो याद हो गया, वहीं से पुट रख देना किसको? एक एंड को, कहाँ पे? आगे। तो मतलब अब कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक याद कर लिया। कहाँ तक? तो यहाँ तक आएंगे तो हम रिवीजन करेंगे। चलते हम अब नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है, इसमें एंड का मतलब भी क्या होता है? एंड का मतलब भी होता है समाप्ति। क्या होता है? एंड का मतलब भी होता है समाप्त। जब आप किसी चल रही चीज, जैसे कोई बहस या फिल्म के सामने एंड बोर्ड लगा देते तो चीज समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब अब इसे याद कैसे करो? द प्रिंसिपल के जो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट वार्निंग थी ना, फाइनली पुट एन एंड टू द रैंगिंग इन द कॉलेज। मतलब प्रिंसिपल की सख्त चेतावनी आखिरकार कॉलेज की क्या कर दी? रैंगिंग को पुट एन एंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा पुट हेड्स टुगेदर। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब क्या है? इसका मतलब है मिलकर काम करना, गंभीर सोच विचार करना। मतलब टू डिस्कस समथिंग टुगेदर टू फाइंड ए सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है। ठीक है, पुट हेड्स टुगेदर का मतलब है। इसका ओरिजिन देख लो। प्राचीन काल में जब कबीलों के सरदार, सेनापति या गुप्तचर किसी बहुत ही संवेदनशील या गुप्त विषय पर रणनीति बनाते थे तो वे एक घेरा बनाकर बैठते थे। क्या करते थे? घेरा बनाकर बैठते थे। अपनी योजनाओं को दुश्मनों या आम जनता के कानों से बचाने के लिए वे अपने सिर को बिल्कुल बीच में एक दूसरे के पास ले आते थे ताकि वे बहुत ही धीमी आवाज या फुसफुसाहट में बात कर सके। जब बाहर से कोई उन्हें देखता था तो ऐसा लगता था कि सब के सिर आपस में जुड़े हुए हैं। यहीं से गुप्त और गंभीर चर्चा के लिए यह मुहावरा बना। याद करने की ट्रिक देख लो इस। हेड्स का मतलब भी क्या होता है? सिर होता है। और टुगेदर का मतलब होता है साथ में। जब तीन चार लोग अपने सिरों को आपस में सटाकर खड़े होते हैं तो वे निश्चित रूप से किसी बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए क्या मिलकर सोच विचार कर रहे होते हैं। तो वहीं से आया है क्या? एंड पुट ओवर हेड्स टुगेदर। पुट हेड्स टुगेदर है ना। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब क्या है? मिलकर सोच विचार करना। क्या है? मिलकर सोच विचार करना। तो वी नीड टू पुट ओवर हेड्स टुगेदर एंड फाइंड ए वे टू इंक्रीज ओवर सेल्स दिस मंथ। मतलब हमें मिलकर सोच विचार करने की जरूरत है। इस महीने अपनी बिक्री का तरीका खोजने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा 1425 पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड और डिस्कस। मतलब अमल में लाना। किसी को मतलब स्टार्ट करना किसी चीज को जो क्या हमने प्लान कर रखी है, डिस्कस कर चुकी है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुट इनटू एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुट इनटू एक्शन बोलते हैं। इसका इतिहास देख लो। इस वाक्य की उत्पत्ति सैन्य इतिहास और नाटकशाला थिएटरों से हुई है। युद्ध में जो कमांडर पहले कागज या नक्शे पर पूरी रणनीति बनाते थे जिसे क्या कहा जाता था? प्लान कहा जाता था। जब योजना पूरी हो जाती थी तो सैनिक एक्शन में उतरकर लड़ने का आदेश दिया जाता था। इसी तरह फिल्मों या नाटकों में भी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट जब कलाकार सच में करके दिखाते हैं तो उसे एक्शन कहा जाता है। यानी विचार का हकीकत रूप देना। ये तो इजी है, सबको याद होगा। पुट
इनटू एक्शन मतलब जो हमने कर रखा है उसे क्या करना, अ, अमल में लाना है, ठीक है। मतलब द मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू पुट इनटू न्यू सेफ्टी रूल्स इनटू एक्शन। किसको, द मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है, पुट द न्यू सेफ्टी रूल्स है ना, उनको लाना किसमें, एक्शन में। कहाँ, कब से, मंडे से। नेक्स्ट है हमारा पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब है, पुट ऑन एयर्स का मतलब है अकड़ दिखाना, बड़ा बनने का दिखावा या नाटक करना। टू एक्ट इन एरोगेंट और अफेक्टेड मैनर, इसका मतलब है टू एक्ट करना कैसे मैनर में, एरोगेंट मैनर में या अफेक्टेड मैनर में। पुट ऑन एयर्स का मतलब ये है, ठीक है। ये मुहावरा, इसकी उत्पत्ति देख लो। यह मुहावरा फ्रांसीसी शब्द एयर से आया है, जिसका अर्थ हवा नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के हाव भाव, चाल या रंग रूप से होता है, ठीक है। किससे होता है, मतलब जो हवा का मतलब इसमें दे रखा है, जो चाल ढाल या रंग रूपी हाव भाव है ना। तो 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी के यूरोप के जो उच्च वर्ग के अमीर खुद को आम और गरीबों के लोगों से अलग दिखने के लिए चलते समय अपनी छाती फुलाकर और गर्दन वो उठाकर चलते थे। वे एक बनावटी गरिमा होड़ लेते थे, जिसे आम लोग पुट ऑन एयर्स बोलते थे। क्या बोलते थे, पुट ऑन एयर्स बोलते थे, ठीक है। पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या है, पुट ऑन एयर्स का मतलब है टू एक्ट इन एन एरोगेंट और कैसे मैनर में, अफेक्टेड मैनर, प्रभावित करने वाले मैनर में। पुट ऑन एयर्स का मतलब है। अब इनको देखते रिवीजन। 1421 पुल द वूल ओवर समवन्स आई, मतलब धोखा दे देना, क्या करना, धोखा दे देना, मतलब है इसका। पुट द वूल ओवर समवन्स आई का कैसे याद किया था, विग से याद किया था। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट पुट ए स्पोक इन समवन्स व्हील। इसका मतलब बादल डालना होता था। स्पोक का मतलब क्या होता था, स्पोक मतलब तिल्ली होती थी ना पहिए की, उसमें। पुट एन एंड टू, पुट मतलब रखना, एंड मतलब समाप्त कर देना। पुट हेड्स टुगेदर मतलब मिलकर डिस्कस करना। पुट इनटू एक्शन मतलब जो भी हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर चुका है, उसे क्या करना, अमल में लाना। पुट ऑन एयर्स मतलब घमंड दिखाना, एरोगेंट वे में। नेक्स्ट है हमारा सातवां, पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डिले समथिंग अंटिल ए लेटर टाइम। टू डिले समथिंग अंटिल ए लेटर टाइम, स्थगित कर देना, कुछ समय के लिए रोकना, इसका मतलब ये है। इसकी जो उत्पत्ति देखो, इसकी शुरुआत टेलीफोन के आविष्कार के बाद हुई, जब ऑपरेटर किसी कॉल या दूसरे विभाग को ट्रांसफर करता था तो कॉलर को लाइन पर होल्ड पकड़कर रुकने के लिए कहता था। बाद में यह व्यापारिक योजनाओं के लिए टालने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। कैसे याद हो, इसकी इसका आविष्कार है ना, पुट ऑन होल्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डिले समथिंग अनटिल ए लेटर टाइम। मतलब इसका मतलब ये टू डिले समथिंग, किसी चीज को क्या करना, डिले करना, कब तक, जब तक कोई एक निश्चित समय बाद वाले टाइम तक, इसका मतलब ये। कैसे, पुराने जमाने में जब मोबाइल तो होता नहीं था, सभी टेलीफोन पे बात करने जाते थे, वहां पर लाइनें लगी होती थी ऐसी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है, जब तक इनको क्या होना, होल्ड पर रहना होगा, इनको बात करना होगा। या ऐसा भी मतलब इनको रुकना होगा, वेट करना होगा। या ऐसा भी है इसका नियम, मतलब यहाँ पर जब ये बात करने के लिए बोलेगा तो ये बोलेगा, ये अभी, ये चलो ये इसका नंबर है, और ये बात करेगा, अभी जो आपका, आप जिससे बात करना चाह रहे हैं वो किसी और से बात कर रहे हैं, मतलब होल्ड पर है। वैसे भी याद रख लो, मतलब फोन जब भी हमारा होल्ड पर डालते हैं तो बातचीत कुछ देर के लिए रुक या ठहर जाती, वहीं से आया मतलब। द प्रोजेक्ट हैज बीन पुट ऑन होल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। प्रोजेक्ट को क्या कर दिया है, होल्ड पर डाल दिए, क्यों, लैक ऑफ फंड्स के कारण, ठीक है। पुट ऑन आइस, पुट ऑन आइस का मतलब क्या, पुट ऑन आइस का मतलब होता है किसी को ठंडे बस्ते में डाल देना। क्या करना, किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना, इसका मतलब ये है, किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना। नेक्स्ट है हमारा आठवां, पुट ऑन आइस। पुट ऑन आइस का मतलब है डिले करना किसी चीज को अक्सर ए लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब इंडेफिनेटली तरीके से, मतलब ठंडे बस्ते में डालना, लंबे समय तक के लिए टाल देना, इसका मतलब ये है। पुट ऑन आइस का मतलब ये है। इसका ओरिजिन देख लो एक बार। ये फ्रिज के आविष्कार से पहले मांस या खराब होने वाली चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों के बीच रख दिया जाता था।
तो बर्फ में रखने से वह चीज जैसी की तैसी जमी रहती थी और इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जाता था। वहीं से आया है। क्या मतलब, पहले ये इसका आविष्कार हुआ फ्रिज से, जब कोई ठंडी, मतलब जब पहले के जमाने में जब कोई भी क्या होता था, मीट और कुछ ऐसी चीज जो खराब हो जाती थी, तो उन्हें बर्फ में डालने से वो क्या हमेशा के लिए सुरक्षित होती थी। ठीक है। अब सुरक्षित होने के कारण उसे बाद में यूज ले लिया जाता था, उसी से आया ये। ठीक है। इसका मतलब है क्या, किसी विचार या प्लान को आइस पर रख देना ताकि वह जम जाए, हिले डुले नहीं। ये तो ऐसा ही है, वो जो बताए वो ठीक है। चलते हैं मैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण है इसका, क्या उदाहरण है। लेट्स पुट दिस डिस्कशन ऑन आइस अंटिल नेक्स्ट वीक। मतलब चलिए इस डिस्कशन है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट, पुट ऑन द बैक बर्नर। पुट ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये ठंडे बस्ते में डाल देना, फिलहाल के लिए कम महत्व देना। पुट ऑन द बैक बर्नर का मतलब ये, गिवन लेस अटेंशन, क्या करना, देना, कम ध्यान देना। टेम्पररीली नॉट बीइंग डेल्ट विद, फिलहाल के लिए कम महत्व देने, इसका मतलब है। इसका मुहावरा कहाँ से आया है, यह रसोई के चूल्हे से आया है। चूल्हे में आगे वाले बर्नर, फ्रंट बर्नर पर वह खाना पकाया जाता है जिस पर तुरंत ध्यान देना होता है, और बैक बर्नर पर उन बर्तनों को धीमी आंच पर रखा जाता है जिन पर हम क्या कम ध्यान देते हैं। तो वहीं से बैक बर्नर यानी चूल्हे का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वही है बैक बर्नर। तो जिस काम को आप पीछे वाले बर्नर पर रख देते तो फिलहाल कम महत्व या ध्यान दे रहे हो। कीजिए, आई एम पुटिंग माई ट्रेवल प्लान्स ऑन द बैक बर्नर, और क्यों, फोकस करने के लिए ऑन माई एग्जाम्स पर, इसलिए क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ट्रेवल प्लान्स है ना, उसको बैक बर्नर कर रहा हूँ, मतलब टाल रहा हूँ। क्यों, मेरी फोकस करने के लिए उसकी एग्जाम पर। फोकस ऑन, हमेशा फोकस ऑन होता है। ठीक है। मैं अपनी परीक्षा को ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी यात्रा को टाल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब पूरी कोशिश करना, अच्छा प्रभाव डालना। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब है टू ट्राई टू मेक ए गुड इम्प्रेशन, टू मेक द बेस्ट एफर्ट। इसका मतलब है क्या है, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब है ट्राई करना, मेक ए गुड इम्प्रेशन के लिए या गुड बेस्ट एफर्ट के लिए पूरी कोशिश करना। पुराने समय में जो पुरुषों के तंग कपड़े जैसे ब्रिसेज या मोजे, क्या, ब्रिसेज या मोजे उनके पैरों की बनावट को साफ दिखाते थे। जब वे किसी राजा या ऊंचे घराने की व्यक्ति से मिलते थे तो उसके सामने झुकते हुए उसके पैर को आगे बढ़ाते थे, जो ज्यादा सुंदर और सुंदर दिखता था ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। पुराने समय में पुरुषों के तंग कपड़े उनके पैरों की बनावट को साफ दिखाते थे। ठीक है। जब किसी राजा या ऊंचे घराने के व्यक्ति से मिलने जाते थे तो सम्मान में झुकते हुए अपने उस पैर को आगे बढ़ाते थे, जो ज्यादा क्या अच्छा दिखता था ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। वहीं से आया ये। ठीक है। चलते अब इसके क्या ट्रिक देखो, इंटरव्यू या किसी जरूरी काम जाते समय सबसे अच्छा पैर, मतलब बेस्ट फुट आगे बढ़ाना ताकि पहला प्रभाव सबसे बेहतरीन पड़े। हो गया याद, इजी है वैसे। नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन, मतलब सख्ती से मना करना। पुट वंस फुट डाउन का मतलब है सख्ती से मना कर देना। टू firmly insist on something और रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, दृढ़ता से विरोध करना, इसका मतलब ये। यह मुहावरा कार चलाने और गुस्से की शारीरिक मुद्रा दोनों से जुड़ा हुआ है। जब कोई ड्राइवर कार की गति बढ़ाने की या किसी बात पर अड़ जाने के लिए एक्सीलेटर पर अपनी पूरी ताकत से दबाता, पुट टू फुट डाउन, तो वह पीछे नहीं हटता। साथ ही गुस्से में जमीन पर पैर लटकाना भी दृढ़ता दर्शाता है। तो यहाँ पर पुट ऑन बैक, पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या है, इसका मतलब है टू firmly insist on something to refuse to allow something।
किसी चीज को दृढ़ता से मना करना। इसका एक बार एग्जांपल देखो, व्हेन सी आस्क्ड टू स्टे ऑन पास्ट मिडनाइट हर फादर पुट हिज फुट डाउन, मतलब जब उसने आधी रात के बाद बाहर रहने की इजाजत मांगी तो उसके पिता ने सख्ती से मना कर दिया। जब उसके पिता ने उसने क्या पूछा बाहर रहने के लिए, आउट पास्ट मिडनाइट तक, आधी रात के बाद, ठीक है, तो हर फादर ने क्या कर दिया, पुट हिज फुट डाउन, मतलब मना कर दिया। चलते हम, नेक्स्ट है हमारा, अब चलते हैं इनकी तरफ। नेक्स्ट हमारा, पुट वंस फुट इन वंस माउथ। क्या करना, पुट रखना अपने, किसको, फुट को, इन किसी के माउथ पर। तो इसका मतलब है कहना किसी किसी को कि एम्ब्रेस यू और अपसेट समवन, मतलब गलती से किसी को शर्मिंदगी करना। टू से समथिंग दैट एम्ब्रेस यू या अपसेट समवन, बोलते समय ऐसी भूल करना जिससे सामने वाला नाराज या दुखी हो जाए, इसका मतलब है पुट वन फुट इन वन माउथ टू से समथिंग दैट एम्ब्रेस यू और अपसेट समवन। ठीक है, कुछ ऐसा कहना कि जिससे आप क्या हो, शर्मिंदा हो, एम्ब्रेस हो जाए, कौन, तुम, या अपसेट किसी को तुम कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसका इतिहास देख लो। इसका इतिहास है, इस मुहावरे की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। ठीक है, यह एक शारीरिक स्थिति से प्रेरित है जहां कोई व्यक्ति गलती से अपना पैर अपने ही मुंह में डाल देता है, जो बेहद ही अजीब और शर्मनाक दिखाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध संबंध आयरिश राजनीतिक सर बोयल रोस से जोड़ा जाता है, जो संसद में बोलते समय अक्सर ऐसी गलतियां करते थे। वे अपनी बेतुक की बातों के लिए जाने जाते थे, जिसे लोग कहते थे कि जब भी वह मुंह खोलते हैं तो उनका पैर उसमें चला जाता है, यानी वे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे खुद या दूसरों को शर्मिंदा हो जाए, खुद या दूसरे शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, अब ट्रिक कैसे, सोचो कि आप किसी के सामने स्टाइल मार रहे हो और अचानक आपका पैर फिसल कर आपके मुंह में चला जाए, कितनी शर्मनाक होगा ना। बस यहीं से आया, याद हो गया। अब इसका देखो एग्जांपल देखो, आई रियली पुट माई फुट इन माउथ व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब नॉट नोइंग शी वाज फायर्ड यस्टरडे। मैंने नौकरी के बारे में पूछकर गलती से उसे शर्मिंदा कर दिया, मुझे पता नहीं पता था कि वह कल ही उसे नौकरी से निकाल दिया था। फायर्ड, फायर्ड का मतलब क्या है, नौकरी से निकाल देना। ठीक है, पुट वंस हैंड टू द फ्लो, पुट वंस हैंड टू द फ्लफ, इसका मतलब है काम को शुरू करना एक डिफिकल्ट टास्क को विद डिटर्मिनेशन के साथ। पुट वंस हैंड टू प्लक मतलब कठिन काम को शुरू करना, एक किसी मुश्किल काम को पूरी दृढ़ता से जुट जाना, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका इतिहास देखो। इस मुहावरे का मूल इतिहास बहुत पुराना है और यह सीधे तौर पर बाइबल से आता है। सेंट ल्यूक सुसमाचार, मतलब गोस्पेल ऑफ ल्यूक की पंक्ति है, जो कोई हल अपने जो कोई हल पर अपना हाथ रखकर पीछे देखता है वह भगवान के राज्य के योग्य नहीं है। पुराने समय में जब किसान खेतों में हल चलाते थे तो उन्हें सीधे आगे देखना होता था और पूरी ताकत से हल को पकड़ना होता था। अगर वे देखते देखते ध्यान भटकाते तो खेत की जुताई क्या टेढ़ी मेढ़ी और खराब हो जाती थी। इसलिए इस वाक्यांश का उपयोग किसी बड़े थकाऊ या कठिन काम को पूरी एकाग्रता के साथ शुरू करने के लिए किया जाता है। ट्रिक से देख लो इसको। इसमें जो ये हल है ना, फ्लो 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 का मतलब क्या है, हल चलाना। कोई बच्चा हल चलाना क्या है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत लगती है। अगर किसी ने हल पर हाथ रखा है तो इसका मतलब है कि उसने कमर कस ली है, वह कठिन काम की शुरुआत कर चुका है। पुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हल। क्या होता है, हल। पुट वंस हैंड टू द प्लो, प्लो का मतलब क्या है, जो जोत पर रख दिया, तो मतलब कड़ा काम है।
शुरू कर दिया एक डिफिकल्ट टास्क। क्यों? उसमें एकाग्रता होती है, पूरा ध्यान रखना होता है, इसलिए। नाउ मतलब अब, दैट यानी कि, यू हैव पुट योर हैंड टू द प्लग, अब तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा हाथ वहां पे रख दिया, मतलब कटिंग काम की शुरुआत कर दी। डोंट बैक आउट अंटिल द प्रोजेक्ट फिनिश, वापिस बैक मत होना जब तक प्रोजेक्ट फिनिश ना हो। ठीक है, चलते इसका तीसरा है, मतलब पुट समवंस इन माइंड ऑफ, ये है हमारा 1400 कौन सा 34 है। ठीक है, पुट समवंस इन माइंड ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है याद दिलाना, या किसी चीज या व्यक्ति की ताजा याद करना। पुट वंस इन माइंड ऑफ का मतलब है टू रिमाइंड समवंस ऑफ समथिंग और समवंस। पुट वंस इन माइंड ऑफ का मतलब क्या है? टू रिमाइंड करना समवन ऑफ समथिंग और समवन को। ठीक है, रिमाइंड करना किसी को याद दिलाना, किसी चीज या व्यक्ति की याद ताजा करना। पुट समवंस इन माइंड ऑफ, ये मुहावरा कहां से आया है? ये मुहावरा मध्य अंग्रेजी काल से इस्तेमाल हो रहा है, जब माइंड शब्द का इस्तेमाल केवल दिमाग के लिए नहीं बल्कि याददाश्त के लिए भी किया जाता था। किसी बात को पुट इन माइंड करने का शाब्दिक अर्थ था उस विचार को किसी के दिमाग की याददाश्त वाले डिब्बे में वापस लाकर रख देना। जब कोई चीज आपको किसी पुरानी बात की याद दिलाती थी, तो वह वस्तु आपके दिमाग में क्या उस पुरानी घटना को स्थापित कर देती थी। अब याद कैसे करोगे? इसको याद करो, पुट यानी रखना, माइंड यानी दिमाग, मतलब किसी बात को किसी के दिमाग में दोबारा लाकर रख देना, यानी याद दिलाना। इजी है, याद हो गया होगा सबको। दिस ओल्ड सॉन्ग, यह है ओल्ड सॉन्ग, हमेशा क्या करता है? याद दिलाता है मेरे को कॉलेज के दिन। क्या दिलाता है? कॉलेज के दिन। पुट समवंस आउट ऑफ काउंटेनेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी को शर्मिंदगी फील कराना या अनकंफर्टेबल फील कराना। ठीक है, पुट समवन आउट ऑफ काउंटेंस, इसका मतलब ये है पुट समवंस आउट ऑफ काउंटेंस। इसका इतिहास देखो, इसमें काउंटेंस शब्द है ना, ये काउंटेनेंस, इसका शब्द का अर्थ होता है चेहरे के हाव भाव, आपका आत्मविश्वास या आपका शांत चेहरा। ठीक है, इसका अर्थ ये है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यदि आप चेहरा बिल्कुल शांत और आश्वस्त है तो आपके पास काउंटेंस है, लेकिन अगर कोई आपको आउट ऑफ काउंटेंस कर देता है तो इसका मतलब यह है कि उसने आपके चेहरे के उस शांत और आत्मविश्वासी हाव भाव को बिगाड़ दिया है। यानी क्या कर दिया है? उसने आपके इतना शर्मिंदा या हैरान कर दिया है कि आपका चेहरा उतर गया और आप क्या कर रहे हैं? घबरा गए हैं। इसको ट्रिक देखो, इसमें जो काउंटेंस है का वो कंट्रोल से ही समझो, जैसे कंट्रोल समझो, किसी को आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ काउंटेंस कर देना, यानी उसकी मानसिक संतुलन आत्मविश्वास को बिगाड़ कर उसे शर्मिंदगी बेचैन कर देना। ठीक है, याद हो गया। काउंटेंस को किससे याद रखो? काउंटेंस का मतलब भी क्या होता है? बेचैन होता है। क्या होता है? बेचैन। इंपोर्टेंट है, वैसे याद कर लो ये। ठीक है, उसने क्या कर दिया? अचानक और शार्प क्वेश्चन पुट द स्पीकर, उसने अचानक क्या करा? एक शार्प क्वेश्चन स्पीकर के सामने रखा, आउट ऑफ काउंटेंस, और उसे क्या कर दिया? बेचैनी में डाल दिया। पुट समवंस बैकअप, पुट समवंस बैकअप का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना या भड़काना होता है। टू मेक समवन, किसी को अनॉयड करना या एंग्री करना। ठीक है, पुट समवंस बैकअप करना। तो इसकी ओरिजिन देखो, यह मुहावरा पूरी तरह से जानवरों के व्यवहार या विशेष रूप से बिल्लियों पर आधारित है। जब एक बिल्ली को खतरा महसूस होता तो, या जब वह बहुत गुस्से में होती है, तो अपने बचाव में अपनी पीठ को ऊपर की ओर धनुष की तरह सिकोड़ लेती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। 1700 के दशक से इस प्राकृतिक दृश्य का उपयोग
इंसानों के लिए किया जाने लगा। जब आप किसी इंसान को इतना परेशान गुस्सा दिला देते हैं कि वह लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो आपकी पीठ ऊपर बैकअप कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे याद करने, गुस्से में बिल्ली की पीठ ऊपर बैकअप कर लेती है, इसलिए किसी की बैकअप करना मतलब चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना होता है। कभी भी देखो बिल्ली अपनी पीठ को मतलब ऐसे ऐसे सीधी होती है ना, कैसे, ऐसे, तो वो ऐसे कर लेती है, ऐसे 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 हो जाती है, ऐसे। ठीक है, अगर इमेज चाहो तो आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट उससे इमेज भी दिखाया करूंगा, ठीक है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब है टू डू थिंग इन रॉन्ग ऑर्डर में। घोड़े को गाड़ी, गाड़ी को घोड़े के आगे रखना, यानी किसी काम को उल्टे या गलत क्रम में रखना। पुट कार्ट बिफोर द हाउस, इसका मतलब है गलत क्रम में रखना। टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर में, क्या करना? गाड़ी को घोड़े के आगे रखना, यानी किसी काम को उल्टे या गलत क्रम में रखना, इसका मतलब ये है। इजी है, याद होगा ये आपको। नेक्स्ट हमारा पुट द कलर, 1438। पुट द कलर क्या है? पुट द कलर बैक इन समवन चिक्स, इसका मतलब टू मेक समवन लुक हेल्थी और विगोरस। पुट द कलर बैक इन समवन चिक्स का मतलब होता है गालों पर लाली वापस लाना, यानी किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ ताजा दिखाना। पुट द कलर बैक इन समवन चिक्स, इसका मतलब ये है सदियों में गालों, सदियों से जो गालों की गुलाबी या लाल होना अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर रक्त संचार और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके चेहरा पीला और सफेद पड़ जाता है। पुराने समय में जब डॉक्टर मरीज को अच्छी खुराक, टॉनिक या खुली हवा में घूमने की सलाह देते थे और मरीज ठीक होने लगता था, तो उसके गालों पर प्राकृतिक क्या आ जाती थी? लालिमा वापस आ जाती थी। तो यहीं से मुहावरा बना है कि किसी चीज या दवा से ने उसके गालों में रंग वापस ला दिया है। ठीक है, ट्रिक याद कर लो, गालों पर गुलाब या रंग का आना, इसका मतलब इंसान की बीमारी दूर हो गई, स्वस्थ ताजा दिखाई दे रहा है। गालों पर गुलाब या रंग वापस आना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पुट द कलर बैक इन समवंस चिक्स, गालों पर जो वापस कलर आ गया, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा पुट द पेडल टू द मेटल। पुट रखना पेडल कहां पर? मेटल पर, इसका मतलब एडी चोटी का जोर लगा देना पूरी रफ्तार से। टू ड्राइव वेरी फास्ट, टू डू समथिंग विद मैक्सिमम स्पीड एंड एफर्ट। पुट द पेडल टू मेटल, इसका ओरिजिन देख लो। यह है मुहावरा, यह है मुहावरा उपेक्षाकृत आधुनिक है। 1950-60 के दशक में अमेरिकी ऑटोमोबाइल संस्कृति मतलब कार कल्चर और रॉक एंड रोल संगीत से उपजा है। यहाँ पेडल का मतलब कार के एक्सीलेटर से है, ठीक है, और मेटल का मतलब है कार के फर्श पर जो फ्लोर बोर्ड की धातु होती है ना। जब आप अपनी कार के अधिकतम गति से चलाना चाहते हो तो आप रेस पर पेडल इतनी जोर से दबाते हैं कि वह कार क्या हो जाती है? कार के नीचे लोहे मेटल पर जाकर टकराती है। ठीक है, बाद में इसे रेसिंग ट्रम को किसी भी काम में पूरी ताकत से झोंकने या सबसे तेज गति से काम करने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रिक से देखो, कार कार का पैडल है आपके पास, मतलब पैडल का मतलब आपके एक्सीलेटर, और नीचे का मेटल का मतलब होता है जो कार का नीचे का एक्सीलेटर के नीचे जो लोहे के वो होती है ना उसको। अब आप उसका एक्सीलेटर को इतनी तेज दबाओ कि मेटल के टच हो जाए, तो तब दबा देना मतलब गाड़ी फुल स्पीड से भगानी, यानी एडी चोटी का जोर लगा देना। याद हो गया? इजी है। चलते नेक्स्ट, पुट द टच ऑन। पुट द टच ऑन का मतलब क्या होता है? किसी से पैसे मांगना, विशेषकर उधार कर या रिश्वत में। पुट द टच ऑन का मतलब ये किसी से मनी मांगना, स्पेशली एज ए लोन और ब्राइब के रूप में। कैसे याद करोगे? यह मुहावरा 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी स्लैंग से आया है। यहाँ में टच संबंध का संबंध जेब कतरने या किसी बातों में फंसाकर धीरे से सुनने से है। टच का मतलब जेब कतरने से है। पुराने समय में जब कोई ठग या मांगलिक व्यक्ति किसी अमीर आदमी के पास जाता था तो वह बहुत ही दोस्ताना तरीके से उसके कंधे या हाथ पर हाथ रखता था, टच करता था।
फिर बड़ी चालाकी से पैसे उधार मांग लेता था। यह टच कोई सामान्य स्पर्श नहीं था, ये बल्कि ऐंठने और रिश्वत का जाल बिछाने था। याद रखिए, कोई आपको आकर प्यार से टच करके मीठी बातों में लगे करने लगे तो समझ जाओ कि आपकी जेब डीली करने की तैयारी हो रही है, मतलब पैसे उधार लेगा ये। नेक्स्ट हमारा पुट टू द सोड। पुट द सोड का मतलब क्या? पुट टू द सोड का मतलब है मौत के घाट उतारना या तलवार से मार देना, विशेषकर युद्ध के दौरान। टू किल पीपल स्पेशली इन वॉर। पुट द सोड का मतलब ये है। अभी इसको, यह मुहावरा मध्यकालीन प्राचीन इतिहास के पूर्व युद्धों से आता है। पुराने समय में जब कोई सेना किसी शहर या किले को जीत लेती थी तो राजा या सेनापति आत्मसमर्पण समर्पण न करने वाले सैनिकों और नागरिकों को तलवार के हवाले करने का आदेश दे देता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ था कि तलवार ने उनका सिर धड़ से अलग कर देना, मतलब बेरहमी से मार देना। बाइबल और प्राचीन रोमन इतिहास की किताबों में इस वाक्यांश को बार बार उल्लेख मिलता है। क्या? जहां पूरी की पूरी आबादी को पुट टू द सोर्ड कर दिया जाता था, मतलब तलवार के हवाले कर दिया जाता था। याद करने की ट्रिक देख लो। सोर्ड का मतलब भी तलवार है। अब अगर किसी को तलवार के आगे रख देना, पुट टू द रखना, पुट यानी रखना, किसी को तलवार के आगे रखना मतलब मौत की घाट उतार देना। ठीक है, यही यहीं से आया। नेक्स्ट हमारा 11वां, मतलब 11 पुट टू एंड टू टूगेदर, इसका मतलब है, ये कौन सा है? ये 1442। टू वर्क आउट द ट्रूथ फ्रॉम द फैक्ट्स अवेलेबल, मतलब परिस्थितियों या उपलब्ध सबूतों से सही निष्कर्ष निकालना, इसका मतलब है। टू वर्क आउट द ट्रूथ फ्रॉम द फैक्ट्स अवेलेबल। पुट टू एंड टू टूगेदर का मतलब ये है। यह मुहावरा कहाँ से आया? यह मुहावरा 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों को उपयोग हो रहा है। ये बुनियादी गणित से आधारित है। दुनिया में इसका सबसे ज्यादा सच कुछ नहीं हो सकता कि 2 + 2 4 होते हैं। यदि आपके पास दो अलग अलग स्पष्ट तथ्य या सुराग है तो आप उन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप आसानी से सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो यह मुहावरा दर्शाता है कि जब कोई समझदार व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को आपस में जोड़कर असली सच्चाई बताने लगा लेता है तो दो और दो एक साथ रख कर कह रहा है। ठीक है, याद करने की ट्रिक देख लो। दो और दो को एक साथ रखोगे तो चार ही आएगा, यानी बिखरे हुए सबूतों को जोड़कर सही निष्कर्ष पर पहुंचना। याद हो जाएगा। पुट टू एंड टू टूगेदर का मतलब क्या है? टू वर्क, वर्कआउट करना, किससे? फैक्ट्स जो अवेलेबल है। 2 + 2 मिला दिए क्या? फैक्ट। तो मतलब ये सही निष्कर्ष पर, वो छोटे छोटे और फैक्ट मिलाकर सही निष्कर्ष पे पहुंच गया। नेक्स्ट हमारा पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स का मतलब कारोबार बंद करना, दुकान या बढ़ाना। इसका टू स्टॉप डूइंग बिजनेस परमानेंटली और टेम्परेरीली, शटर लगा देना। ये तो इजी है, सबको याद होगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट की तरफ। 1444 है हमारा। क्विक या शेक इन वंस बूट का मतलब है टू बी वेरी फ्राइटेंड, मतलब डर से थर थर कांपना। ये कहां से आया? इस मुहावरे की शुरुआत 19वीं सदी के शुरुआत के लगभग 1800 में हुई थी। जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाता था तो उसके पैर और घुटने कांपने लगते थे। जब पैर कांपते तो पैरों के कांपने से बूट्स के जूते भी हिलने लगते, तो हल्की आवाज आने लगती है। तो इसी शारीरिक जो प्रतिक्रिया, मतलब फिजिकल रिएक्शन से ये मुहावरा बना। इजी है, सबको याद हो गया होगा। बूट्स का मतलब बूट्स में भूकंप। ठीक है, क्वेक, जो क्वेक कहाँ पर? इन वंस बूट्स, मतलब बूट्स में भूकंप। इमेजिन करो कि आपके अचानक शेर आ गया और आपके बूट्स के अंदर थर थर कांपने लगे। बूट्स का कांपना मतलब बहुत ज्यादा डर लगना। इजी है, चलते। क्वीर, क्वीर फिश का मतलब है अजीबोगरीब इंसान, ए स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन। ये देख लो। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में फिश शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए एक अनौपचारिक रूप से किया जाता था। क्यूर का मतलब होता था कि अजीब समुद्र में कई तरह की अजीब मछलियां होती है जो बाकी मछलियों से अलग दिखती है और तैरती है। वहीं से समाज के ऐसे व्यक्ति को क्यूर फिश कहा जाने लगा जो आम लोगों से बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। ठीक है, इजी है, याद हो गया होगा। वैसे पानी में जब सारी मछलियां सीधी तैर रही है लेकिन एक क्यूर अजीब मछली उल्टी तैर रही है, यानी सबसे अलग और अजीब है। ठीक है, क्यूर फिश, इजी है, याद हो गया। क्यूर पिच, क्यूर पिच का मतलब, क्यूर पिच खेल बिगाड़ देना, किसी का मौका खराब करना। स्पॉइल समवंस प्लान या चांस को, जो सक्सेस का है ना उसको।
क्यूर द पिच का मतलब ये है। ये मुहावरा 19वीं सदी के जो स्ट्रीट थिएटर है ना और फेरी वाले से आया है। उस समय जो पिच उस जगह को कहा जाता था जहाँ ये कलाकार अपना क्या दिखाते थे, शो दिखाते थे या सामान बेचते थे। अगर कोई दूसरा दुकानदार या कलाकार आकर उसके पिच के पास गड़बड़ी क्यूर कर देता था, क्यूर मतलब गड़बड़ी, कीचड़ फैला देता था, तो उसका पूरा शो धंधा चौपट हो जाता था, वहीं से आया है। याद, अगर ट्रिक से देखो, क्रिकेट की पिच खराब करना, क्यूर द पिच मतलब मैच शुरू होने से पहले पिच, क्यूर मतलब खराब अजीब कर देना, जिससे पूरा खेल बिगड़ गया हो। पिच खराब करना मतलब खेल या प्लान बिगाड़ देना, वहीं से आया ना। नेक्स्ट हमारा 1446, 1447 है। क्विकन द पल्सेस, क्विकन द पल्सेस का मतलब क्या? इसका मतलब है धड़कने बढ़ा देना, टू मेक समवंस फील एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। ये है धड़कने बढ़ा देना, टू मेक समवंस फील एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, मतलब यह है पूरी तरह से कहाँ से आया है? यह पूरी तरह से मेडिकल साइंस और इंसान शरीर की रेस्पॉन्स पर आधारित है। जब हम बहुत ज्यादा खुश और रोमांचित या किसी गहरी चीज में रुचि लेते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में एड्रिलिन हार्मोन, एड्री एड्रीनलिन, ठीक है, हार्मोन रिलीज होता है। इससे सारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और पल्स रेट भी क्या बढ़ जाती है, क्विकन मतलब बढ़ जाती है। तो क्विकन द पल्सेज का मतलब है टू मेक समवन फील एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये है, ठीक है, धड़कना बढ़ा देना, टू मेक समवन फील एक्साइटेड और क्या करना, इंटरेस्टेड। जब हम किसी को ज्यादा खुश या रोमांचित या किसी चीज में गहरी रुचि लेते हैं तो हमारी जो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, वहीं से आया। अब ट्रिक से भी याद कर लो, जब आप कोई थ्रिलर मूवी अपना पसंदीदा मैच देखते हो तो आपकी पल्स एकदम तेजी से हो जाती है, तो आपकी बहुत रोमांचित होते हैं, वहीं से आया। नेक्स्ट हमारा क्विट ऑन समवन, क्विट ऑन समवन मतलब किसी का साथ छोड़ देना, क्विट कर देना समवन को, टू अबेंडन टू या स्टॉप कर देना सपोर्टिंग किसी को, मतलब छोड़ देना या स्टॉप कर देना, क्या करना, सपोर्ट को बंद कर देना किसी के जो सपोर्ट देते हैं उसका मतलब है। क्विट शब्द का अर्थ ही होता है छोड़ना और या हार मान लेना। जब सम पुराने समय में जब सैनिक युद्ध के बीच में ही अपने साथियों को छोड़कर भाग जाते थे या हार मान लेते थे तो उसे क्विटिंग ऑन द ट्रूप कहा जाता था। वहीं से यह मुहावरा रोजमर्रा की जिंदगी में आया है, जब कोई गरीब करीबी जरूरत के समय आपका साथ छोड़ दे, ठीक है। इजी ये याद होगा, रैन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश है, ये तो इजी है। टू रेन वेहिल, रैन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश है। अगर इसका ओरिजिन है ये बताता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ओरिजिन का कई लोगों को पता नहीं। इसका सबसे प्रसिद्ध ओरिजिन 17वीं सदी में इंग्लैंड से है। उस समय शहरों की जल निकासी बहुत ही खराब थी। जब बहुत भारी मूसलाधार बारिश होती थी तो सड़कों पर बाढ़ आ जाती थी और गलियों में आवारा कुत्ते और बिल्लियां पानी में ही बह जाते थे, ठीक है। बारिश थमने पर सड़कों पर मरे हुए कुत्ते बिल्लियां दिखते थे, जिससे लोगों को लगता था कि आसमान से कुत्ते और बिल्लियां ही बरसी है, ठीक है। याद हो गया कैसे? जो मतलब पुराने अंग्रेज है ना, वहां पर 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में तगड़ी बारिश होती थी, ठीक है। तो तगड़ी बारिश होती थी तो क्या होता था, जो वहां के मतलब बहुत तेज बाढ़ आ जाती थी, तो वहां पर जो कुत्ते और बिल्लियों के तो कोई घर नहीं होते थे, तो वो बह जाती थी उस बाढ़ में, ठीक है। अब बहने के बाद क्या, वो मर जाते थे, आपको पता है, जैसे बाढ़ में पानी में कुत्ते और बिल्ली नहीं रह सकते। अब जब सुबह जब लोग आके बाहर देखते थे तो कुत्ते बिल्लियां मरे पड़े देखते थे, तो उन्हें लगता था कि कुत्ते बिल्लियों की बरसात हुई है, मरे हुए इनकी, ठीक है, वहीं से आया ये। चलते नेक्स्ट की तरफ। रैन ऑन समवन स्प्रेड, रैन ऑन समवन मतलब रंग में भंग डालना, रंग में भंग डालना, टू स्पॉइल कर देना किसी के एंजॉयमेंट या प्लान्स को, ठीक है। ये मुहावरा अमेरिका से आया, जहाँ त्योहार या जीत के जश्न में बहुत बड़ी झांकी निकाली जाती थी, तो लोग महीनों तक इसी पर क्या करते थे, तैयारी करते थे, नए कपड़े पहनते थे। लेकिन अगर ठीक परेड के वक्त बारिश आ जाए तो सारा मजा सजावट लोग को सब पानी में मिल जाता था। वहीं से इजियर रैन
ऑन समवन्स परेड का मतलब स्पॉइल कर देना किसी के एंजॉयमेंट और प्लान्स को। नेक्स्ट हमारा राइज ए डस्ट या स्टिंक, मतलब हमला खड़ा करना। टू कोजे कमोशन और प्रोटेस्ट। राइज ए डस्ट का मतलब है टू कोज ए कमोशन और प्रोटेस्ट, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं होती थी तो लोग घोड़ों पर पैदल चलते थे। जब बहुत सारे लोग किसी बात या विरोध करने के लिए एक साथ दौड़ते या हंगामा करते थे तो कच्ची सड़कों से एक बहुत सारी क्या धूल उड़ती थी। तो दूर से उड़ती हुई धूल को देखकर समझ में आता था कि वहां भारी हंगामा या लड़ाई हो रही है। तो इंस्टिक शब्द भी इसी तरह मामले को उछालने से जोड़ा है। प्राचीन काल में जब सड़कों पर गाड़ियां नहीं होती थी तो लोग घोड़े पर पैदल चलते थे, ठीक है। अब घोड़े पर पैदल चलते थे तो चलने दो, ठीक है। जब बहुत सारे लोग किसी बात का विरोध करने के लिए एक साथ दौड़ते या हंगामा करते थे तो कच्ची सड़कों पर बहुत सारी क्या धूल उड़ती थी। तो दूर से उड़ती हुई धूल को देखकर समझ में आ जाता था कि वहां क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हंगामा हो रहा है। स्टिंग का मतलब बदबू आ रही है, शब्द में भी इस तरह को उछालने का इस्तेमाल हो रहा है, याद हो गया होगा सबको। कैसे, जो ये है ना, कौन सा है हमारा राइज ए डस्ट या स्टिक, ये इसका मतलब टू कोज ए कमोशन या प्रोटेस्ट। कोज है किसका, एक कमोशन या प्रोटेस्ट का कारण है, ठीक है, इस कारण धूल उड़ रही है। इजी है, याद हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। राइज आइज ब्रो, राइज आइज ब्रो का मतलब क्या है, इसका मतलब है बाएं चढ़ाना। टू कोज सरप्राइज, टू कोज सरप्राइज और टू कोज सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूव, मतलब भुएं चढ़ाना, आश्चर्यचकित कर देना, आपत्ति जताना, इसका मतलब ये है। राइज एवरी वो जो है ना, उसका मतलब ये है, ठीक है। कैसे याद करोगे, इसे याद करो आप। राइज एवरी आईब्रोज, राइज आईब्रोज का मतलब क्या है, राइज आईब्रोज का मतलब है क्या, राइज आईब्रोज का मतलब है टू कोज या सरप्राइज और मिल्ड डिसअप्रूवल, इसका मतलब ये है। इसका मतलब भौं चढ़ाना, मतलब आश्चर्यचकित करना या आपत्ति जताना है, ठीक है। अब यह मुहावरा का इसका ओरिजिन देख लो, यह पूरी तरह से कहां से आया है। तो यह पूरी तरह से इंसानी चेहरे के जो हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से बना मुहावरा है। जब क्या, जब हम कोई ऐसी बात सुनते थे कि जिस पर हमें यकीन नहीं होता, सरप्राइज, या जो बात हमें गलत लगती थी, तो हम हमारी बोएं क्या छड़ा लेते थे, उसे राइज कर लेते थे, वहीं से आया है, ठीक है, हो गया याद। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। मतलब बोएं को ऊपर उठाना, जब पापा को पता चले, क्या पता चले पापा को कि बेटा तो क्या हो गया, फेल हो गया, तो पापा की आईब्रोज अपनी राइज ऊपर हो जाती थी, जिसका मतलब है कि क्या मतलब है कि वो नाराज और अचंभित है, ठीक है। वहीं से बोए ऊपर उठाना मतलब अचंभित है। नेक्स्ट राइज द अलार्म, मतलब खतरे की घंटी बजना, चेतावनी देना, टू वार्न करना पीपल को और डेंजर को, राइज द अलार्म का मतलब है। इसका ओरिजिन देख लो, मध्यकाल में जो, जब किसी किले या गांव पर दुश्मन या डाकू हमला करते थे, या कहीं जो गांव होता था ना, कहीं पर आग लग जाती थी, तो वहां की जो संतरी गार्ड एक बड़ा सा बैल या ड्रम बजाकर पूरे गांव को जगा देता था। उस चेतावनी की आवाज को क्या राइजिंग द अलार्म कहा जाता था, मतलब सभी सतर्क हो जाओ, ठीक है। अब सुबह उठने के लिए जो अलार्म है, पल खतरे का अलार्म है। जैसे ही चोर घर में घुसा तो सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म राइज बजाओ, सबको चेतावनी दे दी, जगा दिया, ठीक है। राइज द बार का मतलब होता है, राइज द बार का मतलब क्या है, राइज द बार का मतलब है स्तर ऊंचा करना, मानक बढ़ाना। राइज द बार का मतलब है स्तर ऊंचा करना और क्या करना, मानक बढ़ाना।
राइज द बार का मतलब ये है, मतलब टू सेट ए हायर स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेशंस, इसका मतलब ये टू सेट ए हायर स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेशन। ये कहाँ से आया? ये मुहावरा हाई जंप और पोल वॉल्ट जैसे खेलों से आया है। एथलीट को कूदने के लिए एक डंडा या बार पार करना होता है। जब कोई खिलाड़ी आसानी से उस ऊंचाई को पार कर लेता है तो एम्पायर बार को ऊपर राइज कर देता है, जिससे कंपटीशन का स्तर कठिन और ऊंचा हो जाता है। कैसे? ये मुहावरा हाई जंप से और पोल वॉलेट जैसे खेल से आया। अगर एथलीट उसको कूद जाता तो उसे हाई कर देते थे, तो वहीं से आया राइज द बार का मतलब टारगेट को क्या कर देना, हायर स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेशन, मतलब स्तर को ऊंचा कर देना, वहीं से आया। नेक्स्ट हमारा राइज द विंड। राइज द विंड का मतलब है धन का इंतजाम करना। राइज द विंड का धन का इंतजाम, टू गेट द मनी नीडेड फॉर समथिंग, मतलब पूंजी जुटाना। यह एक बहुत दिलचस्प मुहावरा है जो कहाँ से आया है, जो पुराने जमाने में समुद्री जहाजों से आया है। पुराने जहाज हवा के सहारे चलते थे। जब समुद्र में हवा बंद हो जाती थी तो जहाज रुक जाते थे। जब तब नाविक अंधविश्वासी होकर जादूगरों को पैसे देते थे ताकि वे अपनी शक्तियां से हवा चला सके, राइज द विंड, और जहाज को आगे बढ़ा दे। बाद में हवा चलाने का मतलब काम आगे बढ़ाने के लिए धन का जुगाड़ करना बन गया होगा। ठीक है, इजी याद हो गया होगा। ट्रिक कैसे? रुके हुए जहाज को हवा देना, मतलब आपका बिजनेस पैसों की कमी में रुका हुआ है। जैसे आपने कहीं से लोन लेकर धन का इंतजाम किया तो अपने बिजनेस में ज्यादा विंड हवा मिल गई। ठीक है, तो धन जुटाना, राइज द विंड का मतलब धन जुटाना। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, राइज द विंड ये है 1455 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो 1456 रैंक एंड फाइल, इसका मतलब है द ऑर्डिनरी मेंबर्स, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के, रादर देन द लीडर्स के। साधारण कर्मचारी या संगठन जो आम सदस्य होते हैं, निचले स्तर के कर्मचारी, उसे रैंक एंड फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये मुहावरा सैनिक मिलिट्री से है, जो पुराने समय में जब सैनिक युद्ध के मैदान पर खड़े होते थे तो उनके पीछे एक सीधी लाइन खड़े होने को फाइल कहा जाता था। ठीक है, और अगल बगल कंधे मिलाकर खड़े होने का रैंक कहा जाता था। इस तरह की कतारों में हमेशा साधारण सैनिक खड़े होते हैं, जबकि कमांडर और लीडर अलग से दूर खड़े और निर्देश देते हैं। ये इसे आम लोगों को साधारण कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल, रैंक एंड फाइल है। ठीक, वहीं से आया। ठीक है, इजी याद हो गया। रेयर बर्ड मतलब होता है दुर्लभ व्यक्ति। रेयर बर्ड मतलब होता है दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु, मतलब वेरी अनयूजुअल पर्सन और थिंग होती है। इजी ये याद होगा सभी को। रैट रेस, रैट रेस मतलब होता है अंधी दौड़, चूहों की दौड़, भाग दौड़ भरी और अंतिम प्रतियोगिता वाली जिंदगी, इसका मतलब। ए वे ऑफ द लाइफ जिसमें पीपल क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं अग्रेसिव फॉर वेल्थ ऑफ पावर के लिए। रेट रेस मतलब क्या? चूहों की दौड़ या गधों की दौड़ बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये मुहावरा 1930 के दशक के आसपास है, जब वैज्ञानिक चूहों को प्रयोगशाला में रिसर्च करते थे तो वे चूहों को एक गोल घुमाने वाले पहिए या बुलबुलैया में छोड़ देते थे। चूहा खाने की लालच में या बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह उस पहियों में क्या दौड़ता रहता था, जिससे वो पहिया गोल गोल घूमकर वहीं रहता था। चूहा थक जाता था पर वहीं से वो कहीं पहुंच नहीं पाता था, तो वहीं से इंसानों की उस जिंदगी की तुलना की गई है। ठीक है, इजी याद हो गया होगा। रेट रेस का मतलब बेकार की जिंदगी। रे ऑफ होप मतलब आशा की किरण, इजी है, सबको याद होगा। रे ऑफ होप का मतलब आशा की किरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीच ए डेड लॉक, मतलब उस स्थिति पर पहुंच जाना जहां पर मामला टक गया हो, आगे की बातचीत संभव न है। टू कम टू ए कंप्लीट स्टैंड स्टिल विद नो एग्रीमेंट पॉसिबल, रीच ए डेड लॉक। इजी याद हो गया होगा। यह मुहावरा कहाँ से आया है? यह शब्द 18वीं शताब्दी से आया है। डेड का मतलब होता है यानी किसी कोई जान या हलचल हो। लॉक का मतलब होता है ताला। पुरानी अदालतों या पंचायत में जब दो पक्षों की बहस पूरी जूरी किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाते तो दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाते थे, तो उसी से डेडलॉक कहा जाता था, क्योंकि अब कानूनन कोई रास्ता नहीं बचा है। डेड का मतलब इजी है वैसे। रीच माइलस्टोन मतलब वो तो मील का पत्थर साबित होना और कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल टू अचीव कर लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेवलपमेंट या प्रोग्रेस में। ठीक है, इजी याद होगा सबको। रीच फॉर स्टार्स, रीच फॉर स्टार्स का मतलब क्या है?
रीच फॉर स्टार्स का मतलब आकाश को छूने की चाह करना। रीच फॉर द स्टार्स का मतलब होता है टू हैव वेरी हाई एम्बिशंस, बहुत ऊंचे और बड़े लक्ष्य तय कर। रीच फॉर स्टार्स का मतलब है, यह मुहावरा मानव की उस आदिम इच्छा से आया है जब इंसान रात में खुले आसमान में लेटकर चमकते तारों को देखना चाहता है। तो तारे बहुत दूर और असंभव ऊंचाई पर होते हैं, तो कवियों और विचारकों ने कहा है कि भले ही तुम तारों को छू ना पाओ, लेकिन कम से कम हाथ उठाकर उसे छूने की कोशिश तो करो, जिससे तुम जमीन में बहुत ऊपर उठ जाओगे। यहीं से ये बहुत बड़े सपने के संदर्भ में लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, इजी ये याद हो गया। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना, इशारों या गुप्त बातों को समझ लेना। रीड बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग बिहाइंड व्हाट इज सेड और रिटन। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है। कैसे याद करोगे? यह मुहावरा युद्ध के समय की क्रिप्टोग्राफी गुप्त कोडिंग से आया है। पुराने समय में जब जासूस एक जगह से दूसरी जगह गुप्त संदेश भेजते थे, तो वे कागज पर एक साधारण लाइनों में कोई आम बात लिख देते थे, लेकिन उन लाइनों को बीच में खाली स्थान ब्लैंक स्पेस अदृश्य स्याही इनविजिबल इंक जैसे नींबू का रस या ये असली गुप्त संदेश लिखते थे, जो केवल आग की गर्मी के सामने रखने पर ही दिखता था। वहीं से आया। इजी ये याद हो गया होगा। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है अंडरस्टैंड करना जो रियल और हिडन मीनिंग है ना, बिहाइंड व्हाट इज सेड, उसे। नेक्स्ट, रिसीव ए किकबैक। रिसीव ए किकबैक का मतलब क्या है? रिसीव ए किकबैक का मतलब होता है रिश्वत या कमीशन लेना, गैर कानूनी तरीके को से पैसा कमाना। रिसीव ए किकबैक का मतलब है टू रिसीव करना एक इलीगल पेमेंट, स्पेशली ने ब्राइब मतलब रिश्वत के तौर पर, जो 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक मशीनों और फैक्ट्रियों से आया। जब कोई मशीन या इंजन अचानक बहुत तेजी से चलता था तो पीछे की तरफ एक जोरदार झटका मारता था, उसे किक बैक कहते हैं। तो धीरे धीरे राजनीति और व्यापार में जब कोई सरकारी अफसर किसी कंपनी या कोई टेंडर पास करवाता था, तो कंपनी चुपके से उसके फायदे या हिस्सा झटके से पीछे की तरफ उस अफसर के जेब में डाल देती थी। ठीक है, तो इसी गुप्त हिस्से को क्या बोलते थे? किकबैक, मतलब पीछे अफसर के पीछे क्या कर देती थी? डाल देती थी वो ब्राइब को। अब ये ट्रिक देख लो, किक किक का मतलब होता है लात और बैक का मतलब होता है पीछे। जब कोई अफसर टेबल के नीचे छुप के पीछे बैक हाथ ले और जाकर पैसे लेता है, तो पकड़े जाने पर डर से उसके किक होता है, यानी किक बैक। किक बैक का मतलब ये होता है, अभी मैंने समझाई है, उसी से याद रख लो, ओरिजिन से बहुत अच्छा याद रहेगा कि किक बैक किसे कहते हैं। किक बैक का मतलब होता है जब कोई मशीन है ना या इंजन अचानक बहुत तेजी से चलता है, तो वह पीछे की तरफ एक जोरदार झटका मारता है, उसे हम बोलते हैं किक बैक। ठीक है, किक बैक किसे बोलते हैं? जब कोई इंजन या मशीन चलती है तो पीछे की तरफ बहुत तेज झटका मारती है। अब फिर धीरे धीरे ये राजनीति, व्यापारी और सरकारी अफसरों के लिए आ गया। जब कोई कंपनी कोई टेंडर पास करवाता था कोई अफसर, तो जो कंपनी क्या करती थी, चुपके से उसके पीछे जेब में क्या कर देती थी? पैसे डाल देती थी अफसर के। इसी गुप्त को किकबैक कहते थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग ये इस बार किस में आया है? एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ है। रेड हेरिंग इसका मतलब होता है भ्रामक संकेत, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली कोई बात या वस्तु है, मतलब समथिंग दैट ड्रॉस अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन इशू। रेड हेरिंग का मतलब ये है। ठीक है, हीरिंग, हेरिंग क्या है? एक प्रकार की मछली होती है। जब कोई सुखाकर स्मोक किया जाता है, तो यह गहरे लाल भूरे रेड हो जाती है। हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, जब इसे सुखाकर स्मोक मतलब धुआं किया जाता है, तो यह गहरे लाल भूरे रंग की हो जाती है और इसमें बहुत ही तेज और तीखी गंध आती है। पुराने समय में जब शिकारी लोग अपने शिकारी कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए इस मछली का इस्तेमाल करते थे। जब कुत्ते असली शिकार की गंध का पीछा कर रहे होते हैं, तो ट्रेनर बीच रास्ते में इस बदबूदार मछली को खींच देते थे, ताकि यह देखा जा सके कि कुत्ता भटकता है या नहीं। वहीं से ध्यान भटकाने वाली चीज के रूप में मशहूर हुआ रेड हेरिंग। ठीक है, याद हो गया। रेड हेरिंग मतलब एक मछली थी, तो इसकी मतलब सुखा कर इसको स्मोक किया जाता, तो इसमें बहुत गंदी बदबू आती थी, वहीं से आया। ठीक है,
सोचिए कि आप रास्ते पर जा रहे हो और कोई अचानक आपके सामने एक तेज बदबूदार लाल मछली फेंक दे, तो आपको क्या होगा? ध्यान रास्ते से हटकर उस मछली पर चला जाएगा, यानी आपका ध्यान भटकाने वाली चीज है। ये याद हो गया। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? ये डे जिसे बहुत महत्वपूर्ण यादगार दिन होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल होता है रेड लेटर डे इस इतिहास में। याद कैसे करोगे? यह मुहावरा प्राचीन चर्च के कैलेंडरों से आया, जब 1400 के आसपास यूरोप के जब ईसा संत महात्माओं के उत्सव के दिन, त्योहार या कोई बहुत ही पवित्र ऐतिहासिक तारीखें तय की जाती थी, तो कैलेंडर छापने वाले लोग है ना, उस विशेष दिन को आम दिनों जो काले अक्षर में छिपते हैं उनसे अलग दिखाने के लिए चमकीली लाल स्याही से छापते हैं। मतलब आज हमारे कैलेंडर में रवि और त्योहार या त्योहार की छुट्टियां लाल रंग में छिपी होती है, वही से मतलब रेड हेरिंग का मतलब, रेड लेटर डे का मतलब है कुछ स्पेशल डे होता है ना, उससे बोलते हैं। रेड टेप का मतलब क्या होता है? रेड टेप का मतलब तो लाल फीता सही, सरकारी दफ्तर के गैर जरूरी नियम और औपचारिकताओं जिनके कारण काम में बहुत देरी होती है। रेड टेप का मतलब ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स दैट सीम अननेसेसरी एंड कोज डिले होते हैं, उसे बोलते हैं। 16वीं शताब्दी में जो स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम के समय सरकारी और कानून दस्तावेजों को बहुत संभाल कर रखा जाता था। जो सबसे महत्वपूर्ण कागजात या फाइलें होती थी, उन्हें आपस में बांधने के लिए एक विशेष प्रकार के मजबूत लाल रंग के फीते, टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। बाद में जब इंग्लैंड में यह प्रथा शुरू हुई, जब किसी आम आदमी को अपनी फाइल पास करवानी होती थी, तो उसे हफ्तों तक उस लाल फीते के खुलने का इंतजार करना पड़ता था। वहीं से ये सरकारी लेती देती और देरी का कारण बन गया था। याद करने की ट्रिक देख लो। रेड का मतलब क्या होता है? लाल, और टेप का मतलब फीता। सरकारी दफ्तरों में आज पुरानी फाइलें लाल फीते में बंधी हुई धूल खाती रहती है। अफसर कहते हैं कि अभी बाबू नहीं आया, फाइल लाल फीते में बंद है, समय लगेगा, यानी बेवजह सरकारी देरी है। ठीक, बाबू नहीं आया, लाल फीते में बंद है, मतलब सरकारी वजह से, सरकारी काम की वजह से देरी है। चलते हम अब इसका रिवीजन करवा दो एक बार, देख लो। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिन। सरकारी दफ्तरों में धूल खाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे रेड टेप बोलते हैं। रेट रेस मतलब बने काम की रेस, पैसे और ताकत के पीछे पागलों की तरह भागने वाली अंधी दौड़ है। ठीक है। जब कोई चालाक या इंसान दो लाइनों के बीच छिपे हुए असली गुप्त मतलब को समझ लेता, तो उसे क्या बोलते हैं? रीड बिटवीन द लाइन्स। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली और भ्रामक संकेत है। चलते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।